वेलकम टू क्लोज्ड लेटर एनालिसिस। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम कवर करेंगे फ्रांस के हालिया विरोध प्रदर्शन, यूएन में इजराइल द्वारा पाकिस्तान के डिप्लोमेट को कड़ी प्रतिक्रिया और नेपाल के नए प्रधानमंत्री। हाल ही की इन सभी जियोपॉलिटिक घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती है। चलते हैं, अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में पिछले सप्ताह बहुत भारी मात्रा में प्रोटेस्ट और हड़ताल की गई। प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट नाम दिया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था फ्रांस में बढ़ते आर्थिक असंतोष और फ्रांस की सरकार में फ्रांस के नेताओं का द्वारा फैलता भ्रष्टाचार, जिससे आम जनता को आभास हुआ कि उनकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है, जिससे आम जनता सड़कों पर उतर आई। ट्रेड यूनियन, लेफ्ट विंग ग्रुप्स और युवा एक्टिविस्ट आंदोलन ने हड़तालें, हाईवे ब्लॉकेज और कचरा जलाने जैसे अराजक तत्वों को जन्म दिया, जिससे कई शहरों में लाइफ डिस्टर्ब हुई। इन सभी प्रोटेस्ट ने फ्रांस की इमेज को ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज़्यादा खराब किया है। फ्रांस यूएन का और यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण पिलर है। उसके यहाँ ऐसे प्रदर्शनों ने उसकी छवि को खराब किया है। इस सब को देखते हुए इस प्रोटेस्ट के बाद सैकड़ों स्तर पर गिरफ्तारियां हुई। कुछ शहरों में टीयर गैस और कड़ाई का इस्तेमाल किया गया। इन विरोधों का अर्थ केवल एक नीति विरोध नहीं रहा है, यह फ्रेंच पब्लिक के राजनीतिक एंजॉयमेंट और सरकार के प्रति भड़के विद्रोह की भावना को दिखाता है। आर्थिक दृष्टि से अगर प्रोलोग्ड डिसरप्शन जारी रहा तो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पर गहरा असर देखा जाएगा और ये सब इनोल मैक्रो की सरकार के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं। अब बात करते हैं यूएन में इजराइल द्वारा पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया। हाल ही में दोहा, जो कि कतर की राजधानी है, उस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक के बाद यूएन की एक सभा में पाकिस्तान ने इजराइल को घेरते हुए सवाल पूछे। इन सवालों ने इजराइल को एक कड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। यह टिप्पणी खासकर इसलिए सुर्खियों में आई है क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी बिन लादेन को पाया गया था। यह हालिया स्ट्राइक, जिसका हवाला इजराइल ने दिया है, को लेकर नए आरोप प्रत्यारोप शामिल हो गए हैं। इजराइल के दूत ने पाकिस्तान को डबल स्टैंडर्ड और सुरक्षा टेररिज्म के मामलों में घसीटा है, जबकि पाकिस्तान ने इजराइल की टिप्पणी को इररिस्पॉन्सिबल बताया है। इसे एक फॉल्स एनालॉजी नाम दिया है। आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान कितने डबल स्टैंडर्ड रखता है। उसके खुद के यहाँ आतंकवादी पलते हैं। दोनों तरफ से रुख कठोर रहा और भाषा बहुत कड़ी। यूएन का मंच इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ की जो रिपोर्ट होती है वह इंटरनेशनल लेजिटमेंट और नैरेटिव सेटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब किसी एक देश द्वारा किसी दूसरे देश पर पब्लिकली कंडेम किया जाता है तो जियोपॉलिटिकल अलायंस, रीजनल परसेप्शन और मीडिया फ्रेमिंग पर गहरा असर पड़ता है। इस पार्टिकुलर एपिसोड का असर यूएन में आगे डिप्लोमेटिक रोज, मीडिया कैंपेन और संबंधित देशों के इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी देखा जाएगा। इजराइल के दूत ने पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा, इफ यू डोंट वांट टारगेटेड बॉम्बिंग अगेंस्ट टेररिस्ट इन योर कैपिटल देन व्हाई यू गिव हार्बर लाइक ट्रीटमेंट टू टेररिस्ट। इसके बाद ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और न्यूज़ चैनल में सुर्खियां बटोर रही हैं। अब हम बात करते हैं नेपाल की हिंसा के बारे में और उसके बाद अंतरिम सरकार में नए पीएम का चुनाव हुआ और उनके लिए चुनौतियां क्या रहेंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। नेपाल में हालिया हफ्तों की हिंसा और बड़े स्केल के प्रदर्शन के बाद देश ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उसने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह पहली बार हो रहा है नेपाल में जब एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह कदम इस समय देश में फैले व्यापक राजनीतिक संकट को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि नेपाल की नई पीएम इस कंडीशन को कितनी हद तक संभाल पाती हैं। हाल ही की हिंसा की बात करें तो दर्जनों लोग मारे गए हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को अरेस्ट किया गया है, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, सड़क बंद जैसे हालात बने हैं, राष्ट्रीय राजधानी में सेना कर्फ्यू लगाया गया है। इन सभी कदमों ने
नेपाल की पॉलिटिक्स और नेपाल की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इन सभी कदमों से कैसे निपट पाएंगे यहाँ की नई प्रधानमंत्री? चुनाव, राष्ट्रपति ने संसद को विलय कर नया चुनाव मार्च 2026 तक करने का भी वादा किया है, यानी देश को शीघ्र ही जनादेश चाहिए। कार्की की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो एंटी करप्शन और जुडिशरी से आ रही हैं, इसलिए जनता के कुछ वर्गों, खासकर जेनजी और युवा प्रोटेस्ट लीडर को उनमें विश्वास है कि इनके आने से देश में फिर से शांति बहाली हो सकेगी। दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या पूर्व जज को सीधे किसी एग्जीक्यूटिव पद पर लेना संविधान के लेटर स्पिरिट के अनुरूप है या कानूनी लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देना है? उनकी प्रायोरिटीज सबसे ज़्यादा क्या होंगी, ये देखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो प्रोटेस्ट के दौरान मरे हैं उनके लिए, और पुलिस और सैन्य कार्रवाई की अकाउंटेबिलिटी को भी सेट करेगी। अब दूसरा उनके लिए चुनौती ये भी होगी कि राजनीतिक संबंध और संवाद दोनों में स्थिरता लाना, आने वाले चुनाव की न्यूट्रलिटी को भी सुनिश्चित करना, और देश में युवाओं में फैले असंतोष और आर्थिक असमंजस को भी दूर करना उनके लिए चुनौती होगी। नेपाल किसी बड़े बेरोजगारी रुझानों और सामाजिक असंतोष की वजह से पहले से ही चर्चा में रहा है, और इस प्रोटेस्ट ने उसे और भी कमजोर करने की कोशिश की है। इंडिया चाइना मल्टीलेटरल पार्टनर की पॉलिटिक्स नेपाल के इंटरनल स्टेबलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, क्योंकि नेपाल भारत का सबसे पड़ोसी देश है और वहाँ की स्थिति भारत के और उसके संबंधों पर गहरा असर छोड़ती है। इन तीनों घटनाओं का कॉमन थीम यही है, राजनीति अब सिर्फ इलीट नेगोशिएशन नहीं रह गई है। सोशल मीडिया, यूथ मूवमेंट, सिविल सोसाइटी और रैपिड इंफॉर्मेशन फ्लोज ने पॉलिटिक्स को डायनामिक्स बना दिया है। फ्रांस की इकोनॉमिक करप्शन, ट्रेडिशनल यूनियन ने स्ट्रीट पावर दिखाया, तो वहीं यूएन में इजराइल ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये इंटरनेशनल फोरम्स में एक देश को सख्ती से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेपाल में यूथ लीड अनरेस्ट ने पुरानी संस्थाओं को चैलेंज किया है। अब परंपरागत संस्थाओं में परिवर्तन की उम्मीद भी जगाई है। आप सभी का इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।